एक दिन तुम एक भीड़ भरी सड़क पर खड़े हो और अचानक कोई तुम्हें धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। तुम पलटकर उसे देखते हो, लेकिन वो तुम्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं, कोई तुम्हें नोटिस नहीं करता, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में वही लोग सुने जाते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो कोई तुम्हें नहीं सुनेगा, कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते खत्म हो जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी वैसे ही बीतेगी जैसी अब तक बीत रही है, बिना किसी वैल्यू के। यह वो दौर था जब जापान एक अलग थलग देश था, जिसे साकोकू नीति के तहत बाहरी दुनिया से काट दिया गया था। बहुत कम विदेशी व्यापारियों को जापान में व्यापार करने की अनुमति थी। इसी दौरान जापान में ब्लू पोर्सिलेन, नीले चीनी मिट्टी के बर्तन की भारी मांग थी, लेकिन यह सिर्फ चीन में बनते थे और वहां से लाना मुश्किल था। जापान के अमीर समुराई और शासक इसे अपने महलों में सजाने के लिए खरीदते थे, लेकिन इस ब्लू पोर्सिलेन की उपलब्धता इतनी कम थी कि इसकी कीमत सोने के बराबर हो गई। इसी दौर में एक जापानी व्यापारी साकाई हिदेयोशी ने इस कमी को समझा और एक प्लान बनाया। उसने चीन के व्यापारियों से संपर्क किया और उनसे सिर्फ 100 विशेष ब्लू पोर्सिलेन खरीदने की डील की। लेकिन यहां उसकी असली चालाकी सामने आई। उसने इन बर्तनों को आम बाजार में नहीं बेचा। इसके बजाय उसने यह अफवाह फैला दी कि यह पोर्सिलेन जापान के सम्राट के लिए बनाए गए थे और किसी आम आदमी को नहीं मिल सकते। जब अमीर लोग यह सुनने लगे कि यह बर्तन राजघराने के लिए बनाए गए हैं और आम जनता के लिए नहीं, तो उनकी कीमत आसमान छूने लगी। धीरे धीरे यह ब्लू पोर्सिलेन एक स्टेटस सिंबल बन गया। जिनके पास यह था, उन्हें ऊंची नजरों से देखा जाने लगा। लोग इस बर्तन के लिए लाखों का भुगतान करने को तैयार थे। यहां तक कि जापान के कुछ शक्तिशाली समुराई लीडर्स ने साकाई हिदेयोशी को ढूंढकर इस बर्तन के लिए ऊंचे दाम चुकाने शुरू कर दिए। लेकिन साकाई की असली चालाकी यहां सामने आई। वह इन बर्तनों को हर किसी को नहीं बेचता था, वह सिर्फ चुनिंदा प्रभावशाली लोगों को ही यह देता था। इस तरह इन बर्तनों की रेयरनेस और बढ़ गई। साकाई हिदेयोशी ने स्कार्सिटी इफेक्ट को समझा और उसे अपनी ताकत बना लिया। उसने एक साधारण चीज को एक्सक्लूसिव बना दिया और उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ा दी। जब तक लोग उसे पाने के लिए संघर्ष नहीं करने लगे, तब तक उसने उसे बेचा ही नहीं। अब सोचो, अगर यही बर्तन हर किसी को आसानी से मिल जाते तो क्या उनकी कोई खास कीमत होती? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बस एक आम बर्तन बनकर रह जाता। जिस चीज को पाना आसान होता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। यही नियम सिर्फ बर्तनों या सोने चांदी पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी पर भी लागू होता है। सोचो, अगर तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहोगे तो क्या लोग तुम्हारी कद्र करेंगे? नहीं। जब तक लोग तुम्हें आसानी से पा सकते हैं, वे तुम्हें हल्के मिलेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी मौजूदगी को सीमित करोगे, अपनी वैल्यू खुद तय करोगे, तो लोग तुम्हें ज्यादा गंभीरता से लेंगे। यही कारण है कि बड़े बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स और लीडर्स खुद को एक्सेसिबल नहीं बनाते। वे अपनी वैल्यू को समझते हैं और खुद को उसी हिसाब से पेश करते हैं। जब तुम हर चीज पर हां कह देते हो, जब तुम हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हो, तो लोग तुम्हें साधारण मानने लगते हैं। लेकिन जब तुम सोच समझकर अपनी एनर्जी और टाइम देते हो, तो लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं।
सोचो, दुनिया में कुछ सबसे मशहूर चीजों के बारे में, चाहे वो इंसान हो, पेंटिंग्स हों या ब्रांड्स। आखिर क्या वजह है कि लोग उनसे इतनी गहराई से जुड़े रहते हैं? एक पेंटिंग जो सदियों से लोगों को उलझाए हुए है। पेरिस के लूवर म्यूजियम में हर साल लाखों लोग एक पेंटिंग को देखने आते हैं। मोनालिसा। लेकिन क्या वजह है कि ये सिर्फ एक पेंटिंग ना होकर दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट मिस्ट्री बन चुकी है? मोनालिसा मुस्कुरा रही है या नहीं? उसकी आंखों में एक अजीब सा राज है, मानो वो आपको देख रही हो, लेकिन फिर भी नहीं। लियोनार्डो दा विंची ने कभी ये नहीं बताया कि उसने इसे क्यों बनाया और इस पेंटिंग के पीछे की कहानी क्या थी। बस यही मिस्ट्री इसे इतना खास बना देती है। हर साल जब एप्पल नया आईफोन लॉन्च करता है तो लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एप्पल कभी भी अपनी चीजें पहले से पूरी तरह रिवील नहीं करता। स्टीव जॉब्स जब स्टेज पर आते थे तो वो एक जादूगर की तरह होते थे। I'm very happy to be here today with you all. धीरे धीरे सस्पेंस के साथ हर चीज को पेश करते थे। उन्होंने अपनी कंपनी को रहस्य और उत्सुकता का पर्याय बना दिया। सोचो, अगर एप्पल अपने हर नए प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स महीनों पहले ही लीक कर देता तो क्या लोगों में इतनी एक्साइटमेंट रहती? नहीं। अगर आप अपनी हर बात खुलकर बता देंगे तो लोगों को आप में जानने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर थोड़ा रहस्य बनाए रखेंगे तो लोग आपको और जानने के लिए बेताब रहेंगे। यही द लॉ ऑफ मिस्ट्री है। रहस्यमयी बनो और देखो कैसे लोग तुम्हें समझने के लिए दौड़ पड़ते हैं। साल 1601, इंग्लैंड का शाही दरबार। राजा जेम्स पहला अपने सिंहासन पर बैठा था और सामने खड़ा था एक आदमी, फ्रांसिस बैकन, एक साधारण वकील जिसे दरबार में ज्यादा लोग जानते तक नहीं थे। लेकिन आज पूरे दरबार की नजरें उसी पर थीं। वजह, राजा ने बैकन को संबोधित करते हुए कहा, मुझे बताया गया है कि तुम कानून और राजनीति की अच्छी समझ रखते हो। दरबार के कई बड़े मंत्री और अमीर जमींदार यह सुनकर हंस दिए। बैकन को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। वह ना किसी रॉयल फैमिली से था, ना ही कोई बड़ा नाम था। लेकिन बैकन मुस्कुराया। उसने राजा की बात का जवाब देने की कोई जल्दी नहीं की। वह बस चुपचाप राजा को देखता रहा। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। राजा ने सिर झुकाकर बैकन को ध्यान से देखा। बैकन अब भी चुप था। अब वहां बैठे सारे मंत्री और जमींदार भी बैकन की तरफ देखने लगे। हंसी गायब हो गई। अचानक उनकी जिज्ञासा बढ़ गई, आखिर यह आदमी इतनी देर तक चुप क्यों है? फिर बैकन ने धीरे से कहा, महाराज, यह दुनिया इस बात से नहीं चलती कि कानून क्या कहता है। यह इस बात से चलती है कि लोग कानून को कैसे देखते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? बैकन ने बिना कोई हड़बड़ी किए जवाब दिया, कानून वह नहीं होता जो किताबों में लिखा है। कानून वह होता है जिसे लोग सही मानते हैं। अगर आप अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कानून को इस तरह पेश करना होगा कि लोग उसे अपनी मर्जी से माने, ना कि सिर्फ आपकी ताकत से। राजा जेम्स थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, बैकन, आज से तुम मेरे कानूनी सलाहकार हो। हर सवाल का तुरंत जवाब मत दो। जब तुम बिना हड़बड़ी के सोच समझकर जवाब देते हो तो लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। हमेशा खुद को हाई स्टेटस फ्रेम में रखो। लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से तुम खुद को पेश करोगे। अपनी मौजूदगी को एक इवेंट बनाओ। जब भी तुम किसी मीटिंग, पार्टी या ग्रुप में हो तो हमेशा कुछ ऐसा कहो या करो जो तुम्हारी वैल्यू को ऊपर ले जाए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों की नजरों में अपनी कीमत खुद तय करते हैं और दूसरे
जिन्हें लोग हल्के में ले लेते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन बनोगे। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस वीडियो को यहीं बंद कर दो और वही कमजोर, अनदेखा, वैल्यूलेस इंसान बने रहो। दूसरा रास्ता, अभी इसी वक्त खुद से एक वादा करो कि तुम खुद को बदलोगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे और उस इंसान में बदल जाओगे जिससे लोग प्रभावित हों। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला है। सिर्फ वही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कमजोर भीड़ से अलग खड़े होना चाहते हैं। और अगर तुम सब्सक्राइब कर चुके हो तो